हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ जिया जुडिशियल्स। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे तो होंगे ही ना। यूपी की नोटिफिकेशन जो आउट हो गई है, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करते हैं यूपी की नोटिफिकेशन को। बेसिकली मैं नोटिफिकेशन को डिस्कस नहीं करूंगा, बट उसकी जीएस पार्ट को हम डिस्कस करेंगे। जीएस वर्ड सुनते ही टेंशन हो जाती है। जीएस वर्ड सुनते ही लगता है कि यूपी ने नोटिफिकेशन में जीएस का एक बड़ा सिलेबस रख दिया है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। घबराने वाली कोई बात नहीं है। अभी हम जीएस के सिलेबस को देखते हैं और समझते हैं कि किस तरह से जीएस की अप्रोच रखनी है और यूपी किस तरह जुडिशरी में जीएस को इंक्लूड करता है और कैसे आपको उसको पढ़ना है। काफ़ी टाइम बाद यूपी पीसीएसजे आया है, तो टेंशन तो स्वाभाविक ही है, लेकिन यूपी पीसीएसजे में इस बार सिलेबस में काफ़ी चेंजेस हैं। आइए उन चेंजेस को लेके चलते हैं हम। सबसे पहले ध्यान रखना, आपने फॉर्म भर दिया है, नहीं तो डेडलाइन को मिस मत करना। 10 जनवरी 2023, और जनवरी का वेट ना ही करो तो अच्छा है। दिसंबर में ही सब लोग अपने फॉर्म्स को सबमिट कर दो और जल्दी से जल्दी फॉर्म को सबमिट करो, जल्दी से जल्दी अपनी प्रिपरेशंस में लगो। ये सिलेबस है जनरल नॉलेज का। जनरल नॉलेज के सिलेबस में इतना बड़ा पैराग्राफ देख के ही हालत ख़राब हो जाती है। ऐसा लगता है कि कौन कौन से एक्ट्स इसमें लिख दिए हैं। और देखो, ये तो जनरल नॉलेज है, तो फिर लॉ का पोर्शन इसमें क्यों दिया है? क्यों इन्होंने इसमें लॉ को, एक्ट को इंक्लूड कर दिया है? ये सारी कन्फ्यूजन आ रही होंगी, मैं समझता हूँ इस बात को, लेकिन अभी हम इनको समझते हैं कि क्यों जनरल नॉलेज में ही ये लॉ, और ये लॉज हैं कौन कौन से, इन लॉज की रेलिवेंसी क्या है, इन लॉज की इंपॉर्टेंस क्या है इस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको समझते हैं। 150 मार्क्स की आपकी जनरल नॉलेज का पेपर आएगा आपका, 150 मार्क्स का, और 300 मार्क्स का आपका लॉ का पेपर आएगा। लॉ के पेपर में लॉ के बहुत कम सब्जेक्ट्स हैं और आपको देख के ही मज़ा आ गया होगा कि भाई इन सब्जेक्ट्स को तुम फटाफट से कर लेंगे। तो टेंशन मत लो, जनरल नॉलेज के सब्जेक्ट्स को भी बहुत आराम से कर लोगे, इतने मुश्किल नहीं है वो। जनरल नॉलेज में स्टेप बाय स्टेप एक एक सिलेबस को उठाऊंगा मैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे इन्होंने मेंशन किया है ना, इंडियन कल्चर, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, ये तो समझ आता है हमें। इंडियन कल्चर, इंडियन हिस्ट्री वाला पार्ट, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर। हिस्ट्री ऑफ इंडिया में क्या करना है आप लोगों को? एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न, मीडिएवल हिस्ट्री, कोई भी ल्यूसेंट की बुक उठा लीजिए या एमसीक्यू सॉल्व कर लीजिए। हिस्ट्री के पार्ट को आप लोग इजीली कवर कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ हिस्ट्री में है नहीं, बट हाँ ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी पोर्शन हिस्ट्री का कोई भी पार्ट आपसे स्किप ना हो जाए। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, लेकिन आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेप बाय स्टेप, जैसे कहते हैं हम क्रोनोलॉजिकली, आप हिस्ट्री को लेकर चलिएगा तो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में सारे इंडियन ज्योग्राफी के बारे में जो भी एस्पेक्ट हैं आपको सब कुछ कवर करने हैं। इसके एमसीक्यूज फटाफट से लाके ख़त्म कर दीजिएगा। पॉलिटी में हम जानते हैं हमारे 395 आर्टिकल्स 22 पार्ट्स में जो डिवाइडेड है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर, और 12 शेड्यूल्स, वो सबको थॉरोली आप एक बार रिवाइज करिएगा और फिर उनके एमसीक्यूज जल्दी से जल्दी लगा दीजिएगा। ये जीएस हमें समझ आती है, लेकिन जैसे ही दिमाग जाता है कि ये वाली जीएस क्या है, इसको जीएस में इंक्लूड क्यों किया है, तो देखते हैं कि क्यों इन्होंने इसको जीएस में इंक्लूड किया है और ये लॉस बेसिकली हमें किस तरह से पढ़ने हैं, क्या हमारी अप्रोच रहनी चाहिए। यहाँ पे इन्होंने, आप नोटिफिकेशन में देखिएगा, लिखा है करंट नेशनल इश्यूज। करंट नेशनल इश्यूज किसके? इन सारे हमारे इन टॉपिक्स के करंट नेशनल इश्यूज। कितने टॉपिक्स हैं? 9 टॉपिक्स हैं। ये 9 टॉपिक्स इन्होंने दे दिए और कहा कि इनके करंट नेशनल इश्यूज को आपको लेकर चलना है। बट मेरी बात मानिएगा, सिर्फ करंट नेशनल इश्यूज पे मत जाइएगा, इन एक्ट्स को भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हम नहीं जानते कि वो क्वेश्चन हमें बेयर एक्ट के अंदर से पूछेंगे या सिर्फ नेशनल इश्यूज से रिलेटेड पूछेंगे। बहुत ईजी एक्ट्स हैं ये। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट आपने पहले भी एग्जाम्स के लिए पढ़ा होगा। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फॉर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, डीवी एक्ट आपने पढ़ा होगा। सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट एंड पॉक्सो। इन एक्ट्स के कोई भी आपको अगर रीसेंट जजमेंट्स, करंट न्यूज़ से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आपको मिलता है तो आप उनको ज़रूर पढ़िएगा। और बेयर एक्ट के अंदर भी इनकी एनेक्टमेंट डेट, किस दिन ये फोर्स में आए थे, और इनके मेजर सेक्शंस को अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये 5 एक्ट्स हमने पहले भी पढ़े हैं। जो थोड़े से नए एक्ट हमें यूपी में देखने को मिले हैं वो हमें मिले हैं पीसीपीएनडीटी, एमटीपी, आरपीडब्ल्यूडी और सीनियर सिटीजन मेंटेनेंस एक्ट। देखिए ये एक्ट भी बहुत इजी एक्ट है। प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स,
PCPNDT क्या करता है? PCPNDT प्रोहिबिट करता है प्री नेटल डायग्नोस्टिक को, मतलब लिंग परीक्षण के विरुद्ध जो कानून है वो PCPNDT है। PCPNDT यूपी में इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी बनता है, इसीलिए इन्होंने इंक्लूड किया, क्योंकि अगर हम इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को गैदर करेंगे तो सबसे पहले क्या आती है? सबसे पहले आती है यूपी का सेक्स रेशियो। यूपी का सेक्स रेशियो, मेल फीमेल रेशियो नहीं है अच्छा, 912 है यूपी का सेक्स रेशियो। दैट मीन्स 912 फीमेल्स पर 1000 मेल्स, जो कि अगर हम स्टेट वाइज देखें तो लोवेस्ट में आता है। लोवेस्ट जो 3 to 4 स्टेट्स हैं उसमें यूपी की काउंटिंग होती है सेक्स रेशियो के केस में। तो लिंग परीक्षण से सेक्स रेशियो डायरेक्टली रिलेटेड है, क्योंकि लिंग परीक्षण होता ही क्यों है? प्रीनेटल डायग्नोस्टिक की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है? अगर कोई प्रीनेटल डायग्नोस्टिक करेगा तो चांसेस किसके बढ़ेंगे? फीमेल फिटिसाइड के, क्योंकि मेल है या फीमेल है यही जांच कराने के लिए प्रीनेटल डायग्नोस्टिक की ज़रूरत पड़ती है, और फिर फीमेल फिटिसाइड रेट बढ़ता है। फीमेल फिटिसाइड होती है तो सेक्स रेशियो बिगड़ता है। तो 912 यूपी का सेक्स रेशियो है, इसीलिए इन्होंने ऐड करा इस टॉपिक को, PCPNDT को। PCPNDT डायरेक्टली रेडियोलॉजिस्ट, सोनोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, जो भी लोग जुड़े होते हैं लिंग परीक्षण की जांच से, उनके अगेंस्ट में PCPNDT एक्ट है। अगर कोई इलीगल तरीके से डायग्नोस्टिक करता है, मेल फीमेल का पता लगवाता है, तो PCPNDT एक्ट उसके लिए यूज़फुल होता है। तो एक बारी PCPNDT एक्ट के बेयर एक्ट को भी देखना आप, और इससे रिलेटेड कोई भी रीसेंट जजमेंट्स आपको मिलते हैं, इससे रिलेटेड कोई भी रीसेंट न्यूज़ मिलती हैं, तो उनको मिस मत करिएगा। अब बात होती है यहाँ पे देखिए PCPNDT की। जब PCPNDT की बात हो रही है तो MTP की बात होना भी स्वाभाविक है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी मतलब एबॉर्शन। तो अगर कोई लिंग परीक्षण करवाता है और उसके बाद बच्चे का अबॉर्शन करवाता है, इलीगल अबॉर्शन करवाता है, तो उसके अगेंस्ट MTP एक्ट है। तो ये एक्ट आप देखिए दोनों आपस में इंटर रिलेटेड हैं, तो दोनों एक्ट्स को एक साथ पढ़िएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट हैं और साथ में पढ़ने में ये आपको ज़्यादा अच्छे से समझ भी आएंगे। MTP एक्ट की अगर हम बात करें, मैंने आपको कहा कि इन दोनों एक्ट्स को आपको साथ में पढ़ना है, साथ में पढ़ेंगे तो अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी। लेकिन अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि MTP एक्ट से रिलेटेड एक जजमेंट भी सुप्रीम कोर्ट में आया था। सुप्रीम कोर्ट में 3 जजेस बेंच, जिसमें हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ भी थे, उसी बेंच ने हेल्ड किया था अबॉर्शन के ऊपर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉ। आप उसको भी, उस केस को भी मिस मत करिएगा, जिसमें बताया था कि 24 वीक्स के बाद भी वुमेन अबॉर्शन करवा सकती है। और उसमें उन्होंने हेल्ड किया था कि डिस्टिंक्शन करना मैरिड और अनमैरिड वुमेन का फॉर अबॉर्शन राइट्स इज कॉन्स्टिट्यूशनली अनसस्टेनेबल। तो अभी रीसेंट जजमेंट था, लैंडमार्क जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का, और काफ़ी उसके ऊपर शोर भी हुआ था, इसीलिए MTP एक्ट को इंक्लूड किया। RPWD, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, हमारा आया था UN कन्वेंशन के बाद। UN कन्वेंशन ऑफ राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, ये कन्वेंशन हुई थी आपकी दिसंबर 2006 में। दिसंबर 2006 में UNCRPD, यूनाइटेड नेशन की कन्वेंशन हुई थी। उसी कन्वेंशन के बेसिस पे ये लॉ इंडिया में बनाया गया, जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ की बात करता है। मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन, जो सीनियर सिटीजन की फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़, उनके प्रोटेक्शन को ध्यान में रखते हुए एक्ट बनाया गया 2007 में, वो है मेंटेनेंस ऑफ वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉज हैं ये 4 लॉज, और काफ़ी इजी लॉज हैं, तो इनको देख के पैनिक मत कीजिए। मैंने आपको बताया शुरू के 2 लॉज तो आप कोरिलेट करके पढ़ेंगे, और ये दोनों लॉज आप अलग अलग पढ़ के, मतलब ये चारों लॉज बड़े इजीली आप कवर कर सकते हैं। इसके बाद सिलेबस में मेंशन किया इन्होंने इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडियन इकोनॉमी, इंटरनेशनल अफेयर्स। इंटरनेशनल अफेयर्स आप देखना, लॉ में भी इन्होंने इंटरनेशनल अफेयर्स को डाला है और GS में भी इंटरनेशनल अफेयर्स को लिया है। तो लॉ में जो उससे रिलेटेड लॉज वगैरह होंगे वो पूछ लेंगे, और GS में इंटरनेशनल अफेयर्स की कोई भी कन्वेंशन रिसेंटली हेल्ड हुई है उसके बारे में, कि कहाँ पे कन्वेंशन हुई है, कितने नेशन पार्टिसिपेटेड थे, इससे रिलेटेड न्यूज़। मतलब आपको इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में अप टू डेट रहना है।
इसके बाद देखते हैं इंस्टीट्यूशन एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कोई भी इन्वेंशन डिस्कवरीज हुई हैं, करंट अफेयर्स अगेन, एंड कम्युनिकेशन एंड स्पेस। कम्युनिकेशन एंड स्पेस में भी अगर हमने कोई न्यू लॉन्च करा है, रॉकेट वगैरह सैटेलाइट्स लॉन्च करी हैं, उनसे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी। तो ये हमारा बेसिकली करंट अफेयर्स को कवर करता है ये वाला एरिया। और इससे पहले वाला एरिया हमारा कुछ इंपॉर्टेंट लॉज को कवर करता है। और इससे पहले हमारी बेसिक जीएस तो है ही, जो हम हमेशा पढ़ते आए हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी। 150 मार्क्स के अंदर इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड करके पूछना है। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एक कैटेगरी, दूसरी कैटेगरी है हमारे लॉस, और तीसरी कैटेगरी हमारे इकोनॉमी, इंटरनेशनल अफेयर्स और स्पेस कम्युनिकेशन से रिलेटेड करंट अफेयर्स। 3 कैटेगरीज में डिवाइड करके आप लोग अपनी प्रिपरेशन करिए। आपको काफ़ी इजी रहेगी प्रिपरेशन करनी, और जल्दी से जल्दी आप जितना सिलेबस कवर कर सकें उतना सिलेबस और कवर करिए। लॉ के साथ साथ जीएस को प्रिपेयर करना काफ़ी ईजी रहता है। ईजी इसलिए रहता है क्योंकि आप जब लॉ करके थोड़े से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं तो आपका मन करता है कि थोड़ी सी जीएस पढ़ के थोड़ा सा मूड चेंज कर लिया जाए। अगर हम नोटिफिकेशन में देखें तो इन्होंने नोटिफिकेशन में ये चीज़ भी मेंशन करी है कि कौन सा एरिया ये इस जीएस में पोर्शन में कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे जैसे इन्होंने, आप यहाँ पे लाइन देखेंगे, इन्होंने लिखा है द नेचर एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वेश्चन इन दिस पेपर विल बी सच दैट अ वेल एजुकेटेड पर्सन विल बी एबल। अ वेल एजुकेटेड पर्सन, वेल एजुकेटेड पर्सन का मतलब है जो भी लोग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और प्रिपरेशन में जो भी उनका स्कोप रहता है, आप जिन भी बुक्स को रेफ़र करते हैं और जितने भी आप किसी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में करते हैं, जैसे बिहार जुडिशरी में भी जीएस अच्छा पोर्शन में आती है, तो आपको उसी पैटर्न पे फोकस होकर चलना है। आपको कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बुक्स को नहीं उठाना है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेप्थ में नहीं जाना है। तो अगर आप बेसिक्स को ही लेके चलेंगे और अपने करंट अफेयर्स से रिलेटेड जितने भी आपकी करंट न्यूज़ और करंट सिचुएशन में जीएस कवर हो रही है, आप उसको भी लेके चलेंगे, तो दैट विल बी मोर देन इनफ फॉर यू गाइस। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई भी आपको क्वेरी है, कोई भी आपको डाउट्स है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। यूपी की तैयारी साथ में करेंगे, इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डालते रहेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। आई होप आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा होगा। थैंक यू वेरी मच।